बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, जैसे कि आपने बिलावल भुट्टो को सुना, वो कह रहे थे कि उनकी मां ने उन्हें कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये वही दिन है जिस दिन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और ये वाक़यात हैं बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वाक़े के फ़ौरन बाद की। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तुर्राए इम्तियाज़ है, जो कि आइन और जमहूरियत पसंद जमात के तौर पर पाकिस्तान में जानी और पहचानी जाती है। लेकिन जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जमहूरियत पसंद और आइन पसंद होने की दावेदार जमात ने आज जमहूरियत और आइन को अपने पैरों तले रोंद दिया है। मेयर कराची का इलेक्शन आज हुआ और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी का जो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी जब जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में अपनी मकबूलियत के महराज पर थी, उस वक्त भी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब नहीं करवा सकी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत की नई जहतें देखी, और इन नई जहतों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक तरह से सुकड़ कर सिंध तक आ गई थी, अब उसे आसिफ अली जरदारी कराची की मेयरशिप दिलाने में कामयाब हुए हैं। आज अगर कराची में पहली मरतबा मेयर के इलेक्शन की बात करते हैं तो 1979 का हमें इलेक्शन याद आता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 काउंसलर्स गैर हाजिर हुए तो जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी 1979 में मेयर मुंतखब हुए। क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने जमात इस्लामी से 1979 के 3 काउंसलर गैर हाजिर करवाने का बदला लिया? 34 काउंसलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसे गैर हाजिर हुए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरदारी डॉक्ट्राइन ने काम किया, या फिर समंदरी तूफान उन्हें उड़ा कर ले गया, या फिर 9 मई के जो वाकयात हैं उसके नतीजे में जो सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस की, उसकी वजह से ये 34 लोग नहीं पहुंचे और हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनते बनते रह गए। अब ये मामला अदालतों में ही जाता हुआ नजर आता है। कराची का मेयर किस तरीके से काम करेगा, क्या अदालतें उसे काम करने देंगी, रोकेंगी, आने वाले दिनों में इस पर बात होगी। लेकिन हमारे लिए आज सियासी तूफान के साथ साथ समुद्री तूफान भी बड़ी खबर है। आज के प्रोग्राम में इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आज बल्दियाती इलेक्शन कराची का तकरीबन सिंध आपने क्लीन स्वीप कर लिया है, और हिस्ट्री में पहली मरतबा कराची का मेयर भी बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, भुट्टो साहब के ज़माने में, बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का जो मज़ा अपने और बीबी के पॉलिटिकल मुखालफिन को सिखाया है, चखाया है, वो आज हमें नज़र आता है। मेयर कराची बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता, लेकिन अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि कानून साजी से लेकर इंतखाबात के इनकाद तक पीपल्स पार्टी ने बड़े बॉन्डे अंदाज में इस सब को मैनेज किया है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, ये तो इल्जामात की एक बारिश है जो मुसलसल वो किए जा रहे हैं। अर्ज यह है कि कानून साजी क्या किसी एक जमात के लिए हुई, क्या किसी कराची शहर के लिए हुई, या पूरे एक सिस्टम पूरे सूबे के लिए दिया गया? उसी से मिलता जुलता निजाम ही पंजाब के अंदर है और दीगर अतराफ में भी है। इस्लामाबाद का भी निजाम जो है वो इसी से मिलता जुलता है। ये कोई यूनिफॉर्म निजाम नहीं होना पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन अब किसी की ख्वाहिशों पे तो नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी वैसे भी इसी का नाम है कि मेजॉरिटी जो है वो कानून साजी करती है, जो माइनॉरिटी होती है उसको हक हासिल होता है कि वो अपनी राय दे, लेकिन उनकी राय अगर वजनदार होगी तो सुनी जाएगी, अगर नहीं होगी तो मेजॉरिटी की राय बहरहाल प्रिवेल करती है। दूसरा, जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा थे। सही। उनके कहने पे, हमारे मुखालिफिन के कहने पे इलेक्शन रोक दिया गया। सही। नाज़रीन का इलेक्शन हो गया, लेकिन जो सीटें खाली हो गई ड्यू टू एनी रीजन, यानी इलेक्शन के दौरान कोई कैंडिडेट फौत हो गया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई समहाउ, तो ये तय कर दिया गया कि उन सीटों पे इलेक्शन होने के बाद मेयर का इलेक्शन होगा। ये तो यही है ना कि कौमी असम्बली का इंतखाब हो और इंतखाब के दौरान कोई 4, 6, 8 सीटें खाली हो जाए किसी वजह से, तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रोक दिया जाए कि जी पहले कौमी असम्बली की सीटों का इलेक्शन होगा फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। वैसे तो नहीं होता। सही। जो अवेलेबल मेंबर्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी से ये सूरत हाल आगे चलाई जाती है, बट ऐसा नहीं किया गया। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया गया और इलेक्शन डिले किया गया। फिर अब वो क्या कह रहे हैं? अगर पीटीआई के ऊपर जो सूरत हाल बनी है, पीटीआई के मेंबरान कुछ ग्रुप ने बना के कहा जी कि हम वोट नहीं डालेंगे, और कुछ ग्रुप ने अपने तौर पे, कुछ ने उनको वोट दिए, कुछ ने हमें वोट दिए। सही। अब इतना गौर कीजिए वो कह क्या रहे हैं। इल्जाम क्या लग रहा है? हमारे मुखालिफ कह रहे हैं
कि जी जो बंदे उठाए गए हैं, अगर वो ताकत से उठाए गए हैं तो ये रियासती जबर है, अगर वो मर्जी से गए हैं तो उन्होंने पैसे लिए। बिल्कुल, यही दो इल्जाम आते हैं। ये दो इल्जाम आते हैं, जरा इसको जरा खोल के देखिए ये है क्या। सही, मर्जी से उठाए गए थे। वहां पे तो इलेक्शन के दौरान तो हाथ खड़े करके, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, हाथ खड़े करके लोगों ने वोट डाले, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ये क्या इल्जाम है कि जी अगर वो अपनी मर्जी से गए हैं तो पैसे लिए हैं, तो जो आपके साथ गए हैं उन्होंने भी पैसे लिए हैं क्या? सही नहीं, ये कोई बात बनती है कि कुछ लोगों को जबरन उठाया गया है। आपके सामने जो दो चीजें इस वक्त कराची में जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनके ख्याल में तीन चीजें हैं जिन्होंने 32 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे पीछे हुए। उन्होंने कहा या तो जो बिपर जो है नामी तूफान है उनकी हवाओं ने उड़ा के ले गई है, या फिर जरदारी साहब की डॉक्ट्राइन ने काम किया है, या तीसरा ऑप्शन उनका यह कहना है कि 9 मई के जो वाकयात हैं और पीटीआई की जो अंदरूनी तोड़फोड़ है उसका बुनियादी वजह वो है। आप इन तीन पॉइंट्स में से किस पे बतौर सियासी कारकुन इत्तफाक कर सकते हैं? देखिए ना, बाकी तो अपनी अपनी शुरलियां छोड़ते रहते हैं बंदे, लेकिन पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स को देखना चाहिए। जो लोग पीटीआई के टिकट पे जीते, इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है कराची की, वो बदी वजूह खान साहब ने जो कुछ किया 9 मई के बाद, उसके बाद वो उनको छोड़ चुके हैं। सही। उन लोगों को जो पीटीआई के साथी थे, उनके अंदर भी यही सूरत हाल है कि अब लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे पूरी तरह। उनके ऊपर एक प्रेशर है और वो अपनी जमात के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उनकी जमात के पास वैसे भी माइनॉरिटी थी और वो अगर जमात इस्लामी के साथ भी नहीं गए, उस पर अगर चले गए हैं, मेजॉरिटी नहीं गए, तो इसको क्या कहा जाए? ये उनकी अपनी जाती राय थी। सही। हमारे साथ आप कह रहे हैं आपने कोई मैनेजमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ कोई मैनेजमेंट नहीं की? नहीं, देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, पीपल्स पार्टी को यह हक हासिल है और एक एज हासिल है। पीपल्स पार्टी की वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हम मेजॉरिटी पार्टी है कराची के अंदर भी। अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आता है तो वो लोग जो अपने अपने हलकों से वोट लेके आए हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी मिलकर उनके हलकों में काम कराएंगे, तो ये नेचुरली उनको सपोर्ट मिलेगी। तो हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने हलके में ज्यादा काम करा सकूं। सही। तो ये तो अपने इलाके के, अपने शहर की खिदमत के लिए भी लोगों का जज्बा होगा। ठीक हो गया। अब जमात इस्लामी का ये मसला जरूर है कि उन्होंने एजुकेशन के जरिए अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने की ख्वाहिश, यानी क्या किसी से जबरदस्ती वोट लिए हैं? वहां लोगों ने हाथ खड़े करके वोट दिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है कि वो अपने इलाकों के काम करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन कायरा साहब, कुछ मुखालफीन ये भी तो सवाल उठाते हैं कि जब गिलानी साहब के वोट मुस्तरद हुए तो वो मुस्तरद होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन और वोटिंग का तरीकाकार याद आता है। सेम वही प्रैक्टिस वो मेयर के इलेक्शन में कराची में करते हैं, तो फिर उन्हें ये सारी चीजें याद नहीं आती जो वो गिलानी साहब के। तो फिर आइंदा कभी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो आप शिकवा कर सकेंगे? 1979 को 1970 इलेक्शन में क्या हुआ? सिर्फ एक चीज और, इलेक्शन में क्या स्पेसिफिक हुआ? जी, कराची के इलेक्शन में क्या स्पेसिफिक हुआ? सर वो लोग भी गैर हाजिर हुए, नहीं आए। देखिए ना आना, यस, ना आने को तो आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं दे सकते ना। हमने जो इल्जाम लगाया था, या हम जो जिस बात पे एहतजाज किया था, वो ये था कि गिलानी साहब का निशान, नाम जो था, नाम के ऊपर मोर थी और उसमें एक जवाब बना दिया गया कि जी नाम के सामने मोर लगानी थी, नाम के ऊपर मोर नहीं लगानी थी। इस बुनियाद पे वोट मंजूर किए गए। वो तो इंतहाई भोंडा इल्जाम था, भोंडा तरीका था, ठीक है, जिसका कोई जवाब नहीं बनता था। ठीक है, यहाँ अगर लोग नहीं आए तो अपनी मर्जी से, ये पहले से उन्होंने ऐलान कर रखा था कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो आते और आगे बैठ जाते, अगर वो आते और हमें वोट दे देते, तो क्या ये तसल्ली थी कि वो आके जमात इस्लामी को वोट देंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो आके वोट देते तो डिफेक्शन की क्लॉज उन पे लगती और फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती। कायरा साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो उनका फैसला है ना, ये उनका फैसला है और वो अपने फैसले में आजाद है। उनका पार्लिमानी ग्रुप, उस पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। जब तक कि कोई चीज साबित ना हो वो इल्जाम ही रहती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखूंगा। 1979 में 3 काउंसलर गैर हाजिर हुए कराची मेयर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर बने थे। तो क्या आज
आसिफ अली जरदारी ने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज के हिसाब से जमाते इस्लामी से वो बदला लिया है अपना? नहीं, बदला नहीं है जी, एक सियासी जद्दोजहद है, इसको इस रंग में लेना चाहिए। ये जो बदला है, दुश्मनी है, अपने मुखालिफ को खत्म कर देना है, ये तस्वर नहीं है। एक इलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ, देखें ना, आज भी वहां पे कारकुन आपस में उलझ पड़े, तलखी हो गई, हाथापाई हो गई, नामुनासिब हुआ, जिस तरफ से भी हुआ नामुनासिब हुआ। हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें इख्तिलाफ राय रखना चाहिए। ये जो दुश्मनी है, सियासत के अंदर दुश्मनी नहीं, सही मुखालफत होनी चाहिए, बिल्कुल मुखालफ नुक्ता नजर के साथ। बिल्कुल ठीक है। कैरा साहब, एक चीज जो सबसे स्पेसिफिक है, बहुत अच्छी बात मुर्तजा वहाब ने की, इसे पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उन्होंने कहा जो होना था हो गया, इलेक्शन हो गए, आ जाएं चार्टर ऑफ कराची पे बात करते हैं। चार्टर ऑफ कराची मुर्तजा वहाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ नारा है, या कराची को उसके जो सिविक इश्यूज के राइट्स हैं, जैसे कि सूबाई हुकूमत एमक्यूएम कहती रही है कि हमें नहीं देती थी मेयर्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को, या फिर चार्टर ऑफ कराची के नाम पे ये सारे राइट्स अब पीपल्स पार्टी देने जा रही है अपने मुंतखब मेयर को और कराची को ट्रांसफॉर्म करने जा रही है? देखिए, माली में जो कुछ भी हुआ, मैं उसका शाहिद नहीं हूँ। इल्जामात थे, मुझे नहीं पता वो कितने सच्चे कितने गलत थे, लेकिन एक चीज तो बहरहाल है कि अगर एक जगह पे सूबाई हुकूमत भी हो और लोकल गवर्नमेंट भी हो और वो आपस में मिलकर काम करे, तो वो यकीनन वहां बेहतर काम हो सकता है। कराची इस वक्त बड़ा शदीद जरूरत है कराची में डेवलपमेंट की, मुख्तलिफ तरह की, और इसमें मुझे ये कहने में भी कोई बात नहीं है कि मुर्तजा वहाब यंग मैन है, पढ़े लिखे नौजवान है, हमारे छोटे भाई हैं, और उसमें डिलीवर भी किया, उसमें स्पिरिट भी है, उसमें स्पार्क भी है, उसमें विरसा भी है, और पीपल्स पार्टी के साथ एक छोटा सा सवाल चाहूंगा, 30 सेकंड्स में आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। पिछली बार पीटीआई ने एमक्यूएम का जो गैप है उसे फिल किया जनरल इलेक्शंस में। मुर्तजा वहाब की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस में कराची को लीड करती हुई आपको नजर आती है? इंशाअल्लाह इससे तवक्को रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज में वहां डिलीवर किया है, तो यकीनन इंशाअल्लाह इसका असर जो है वो कराची की गली पॉलिटिक्स पे भी होगा, बिल्कुल होगा। कारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और कराची के इलेक्शन पर आपका और पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने रखा। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची के सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बल्दियाती सिस्टम और मेयर के इलेक्शन को वो किस नज़र से देखते हैं, बात करेंगे उनसे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जो है कमरुज़्ज़मान कायरा, उनसे बात कर रहे थे और आज के कराची के मेयर के इलेक्शन और फिर कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चैलेंजेस हैं और कौमी सियासत पे जो चैलेंजेस हैं उन पर हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, अगर आपके सामने एक बहुत छोटा सा सवाल रखूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1979 का बदला लिया है आपके ख्याल में जमाते इस्लामी से? देखिए, 69 का भी जो आपको याद होगा, इंतखाबात जो थे वो मुतनाज़ा हो गए थे मेयर के, और बदकिस्मती ये है कि ये इंतखाब भी जो है मुतनाज़ा है। और एक कहते हैं कि हमारी जमहूरियत ऐसी है कि उसमें बजाय चीजें रिफाइन होने के, बेहतर होने के, वो और ज्यादा उनमें टेढ़ापन आ रहा है। तो बड़ा ही अच्छा होता है कि पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में मुंतखब हुआ। काश ऐसा होता कि कोई तनाजा ना खड़ा होता, काश ऐसा होता कि धांधली के इल्जाम ना लगते, काश ये ऐसा होता कि जो इल्जाम है उनको संजीदगी से लेना चाहिए कि जी PTI के बहुत सारे जो वो थे अरकान थे वो नहीं पहुंच सके, कोई भी उसकी वजह हो, उनको रोक लिया गया, उनका ज़मीर जाग गया, तो इन चीज़ों की भी वजाहत होना बाकी है। तो मेरे ख्याल में तलखी लेकर आ गया है ये पूरा मामला जो है। और लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत सिंध और मेयर कराची जो है वो अलाइन होंगे, तो देखें कि फिर मुर्तज़ा वहाब साहब कितनी इस शहर की खिदमत कर सकते हैं। जनाब आमिर साहब, आप कराची को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिफाइन भी कर सकते हैं। यू आर अ सन ऑफ सॉइल फ्राम कराची। मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान, अब्दुल सत्तार अफगानी, फारूक सत्तार, फिर एज एडमिनिस्ट्रेटर वसीम अख्तर और मुर्तज़ा वहाब, अब मुर्तज़ा वहाब एज अ मेयर। आपके ख्याल में चैलेंजेस मुर्तज़ा वहाब के लिए क्या होंगे और उन चैलेंजेस को वो कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, एक तो जो अच्छी बात है, हमें जो उम्मीद की बात करनी चाहिए कि क्योंकि हुकूमत सिंध और शहरी हुकूमत एक ही पोलिटिकल पार्टी की है, तो उसमें हो सकता है कि उनके पास जो वसाइल की कमी का रोना रोया करते थे वसीम अख्तर साहब, वो मसला ना हो।
लेकिन कराची का मसला जो है, जो असल मसला है कि आप वो जो ताकत है, पावर जो है, उसको डिवॉल्व करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर कराची के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा जो सूबाई हुकूमत के पास होगा, सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड होगा जो सूबे के पास होगा, सूरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड होगा वो सूबे के पास होगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी वो सूबे के पास होगी, तो फिर इस मेयर के पास रह क्या जाता है? अगर पहले आपको पता है कि कराची बड़ा तकसीम शुदा शहर है, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वहां पे DHA है, वहां पे वफाकी इदारे हैं जैसे KPT, उसके तहत भी बहुत ज्यादा जो है इलाके और जमीनें हैं। तो लोग कहते हैं कि जी कराची मेयर की जो अथॉरिटी होती है वो 34% शहर पर होती है। अब उसके अंदर भी अगर मतलब है कि सूबाई हुकूमत जो है वो उस पर बैठ गई है और वहां पर वो डिवॉल्व नहीं करी, तो हो सकता है कि अभी कोई मसला ना हो। लेकिन असल चीज है कि हमें जमहूरियत की स्पिरिट में जाते हुए क्या हम थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड ये कि जितनी हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग, PTI और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने इस चीज को संजीदगी से नहीं लिया, पावर्स को डिवॉल्व नहीं किया। ये कहते हैं कि जी वफाक से वसाइल जो है सूबे के पास आ जाए लेकिन सूबों के से आगे ना जाए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना हो। तो ये अगर उन्होंने इस तरह के मसाइल को हल कर दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए ना कल को जी इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, जो बीइंग अ रिपोर्टर मैंने कराची में देखा नेमतुल्लाह खान साहब का दौर और मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर, उस वक्त में मरकज में लोग कहते हैं, सियासी कारकुनान का ये कहना है कि एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने देखा कि उस डिक्टेटर की गवर्नमेंट में जो स्ट्रेंथन्ड लोकल बॉडी सिस्टम था उसने कराची में रिजल्ट दिए। नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हमें नजर आता है कि कराची ट्रांसफॉर्म हुआ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बड़ा एक मेरे ख्याल में तजाद है। होना तो ये चाहिए था कि जब जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हो तो उस चीज को, जमहूरियत को मजीद कहते हैं आगे बढ़ाएं, उसको डिवॉल्व करें पावर्स को। लेकिन हमारे यहाँ जो है मतलब देखिए ना शिकायत क्या होती है सूबे को अगर पावर्स मुंतकिल नहीं होती कि जनाब सारी चीजें जो है मरकज में रखी और मरकज बहुत दूर है। तो आज सिंध इतना बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब इसी तरह से है, KP है, कि वहां पर अगर आप सिर्फ पेशावर में, कराची में, हैदराबाद में इख्तियारात रख देंगे, ठीक है ना, तो वो दूर हो जाएंगे अवाम से। जितना आप शहरी हुकूमतों को, मेट्रोपोलिटन उसको मजबूत करेंगे, और दुनिया भर में बड़े शहरों को मैनेज करने का यही तरीका है कि वहां पर मतलब हत्ता कि पुलिस भी जो है वो मेयर के अंडर में आनी चाहिए, एक इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन के साथ मेयर आए, उसके पास अथॉरिटी हो। और देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है मल्टी एथनिक शहर है, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स बदल चुकी हैं, तो यहाँ पे लसानी सियासत को जो है उसका मुस्तकबिल मैं नहीं देखता। इस मुल्क को अगर, शहर को अगर आगे जाना है तो यहाँ पर तस्वीर लसानी सियासत होनी चाहिए, यहाँ पर मतलब है कि जो तमाम लोगों को मसाइल की बुनियाद पे जोड़ सके। अब जो भी शख्स जोड़ेगा उसके ऊपर ये फिर फर्ज है कि उसके पास इख्तियारात तो हों। कल को अभी आज जमात इस्लामी कॉन्टेस्ट में थी, भाई कल को अवामी नेशनल पार्टी का मेयर आ जाए, यहाँ पर आना चाहिए, क्यों नहीं आ सकता? जमीयत उलमा इस्लाम का आ जाए, किसी का आ जाए, हम ये नहीं कहते, मगर हम कहते हैं जो भी आए उसके पास जो है इख्तियारात हो, और ये ना हो कि वो सूबाई हुकूमत का जो है मोहताज हो। कराची जैसे शहर तो इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि वो पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें उस जदीद तर्ज हुकूमत के तर्ज निजामत की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम आपस में सरफटोल जो करते रहते हैं जिस तरह अभी हो रही है, वो बड़ा बदकिस्मती है जनाब। अच्छा, एक चीज और जो हमें नजर आती है, हाफिज नईम उर रहमान साहब और PTI दोनों ने नताइज को मुस्तरद कर दिया है। एक केस भी ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता एक तलवार सी लटक रही है मेयर के इंतखाब के मामले पर। आपके ख्याल में मतलब पॉलिटिकल लोग अगर अपने ठीक फैसले कर लें तो फिर अदालतों को इंटरवीन ना करना पड़े, और अगर अदालतें इंटरवीन करेंगी तो फिर ये सिस्टम आपको डिरेल होता हुआ नजर नहीं आता? देखिए बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें खुद कॉम्प्रोमाइज करती हैं। देखिए अगर एक सीधी सादी जमहूरियत होती तो मैं और आप 4 दिन पहले बैठ के क़यासराई नहीं कर रहे होते कि कौन जीतेगा। बिल्कुल सबको पता है कि जी अगर 2 जमातों के जिनके 193 के करीब अगर नुमाइंदे हैं और एक बाकी एक इत्तेहाद की पीपल्स पार्टी लेड जो अलायंस था उसके 174 या 173 हैं, तो उसमें परेशानी की क्या बात थी? हमें पता था कि भी कौन किसको जीतना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी जमहूरियत में 2 जमा 2 4 नहीं होते, 2 जमा 2 कभी 3 हो जाते, कभी 5 हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से तमाम खराबियां आ रही हैं। तो टेढ़ापन आ गया हमारी जमहूरी निजाम के अंदर। और देखिए इसमें कि जमात इस्लामी से लोगों को बड़ी शिकायतें भी हैं और लोग बहुत सारे उनके साथ भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी ये चीज खत्म होना चाहिए कि जी
आप ऑर्केस्ट्रेट करें नताइज को। पहले दो चीजों पे पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जेरी मैंडरिंग की है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपनी मर्जी से बनाया, ठीक है ना, उस पर एक शोर मचा। फिर ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस आपने कानून साजी की कि जिसके तहत जो आदमी जो इलेक्ट नहीं हुआ वो भी मेयर बन सकता है, दे दी ना। तो ये चीजें जो होती हैं बिला वजह चीजों को बदमजा कर देती हैं। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर जो मुर्जा वहाब है, पढ़े लिखे आदमी है, नौजवान आदमी, उनको इंशाल्लाह और बहुत अहम उहदों पे जाना चाहिए। तो उनका काश ऐसा होता कि वो वाकई, जिनके मुखालफिन भी कह रहे होते कि भाई क्या जीत है आपकी, क्या? तो हम क्योंकि आइडलिस्ट लोग हैं तो हम तो ये वाली बात करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन शायद साहब हमारी बात है। आमिर ज़िया साहब, एक चीज जो आप चूंकि इस वक्त कराची से तूफानी हवाएं भी टकरा रही हैं, हवाओं का अगर जिक्र करते हैं, जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम जमात इस्लामी लगाती है कि उन्होंने धौंस, धमकी या फिर रिश्वत जो किसी तरीके से मैनेज करके पीटीआई के अरकान को मैनेज किया, यह जमात इस्लामी का इल्ज़ाम है। चाहे हवा चली या पीटीआई की जो 9 मई के ऑनवर्ड्स की जो अंदरूनी इंतशार है, या वो था, या जरदारी डॉक्ट्राइन कामयाब हुई, आपकी नज़र में कौन सी चीज ने ऐसा रोल प्ले किया कि जो पीटीआई की अक्सरियती अरकान है वो नईमुर रहमान साहब को वोट देने नहीं आए? कौन सा फैक्टर था? जरदारी डॉक्ट्राइन था, समंदरी तूफान की हवाएं थी, या फिर पीटीआई की अंदरूनी तोड़फोड़ थी? देखिए, सियासत में कोई भी जो नतीजा निकलता है उसका एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उन मल्टीपल फैक्टर्स में एक गालिब फैक्टर होता है। सही। तो गालिब फैक्टर मेरे ख्याल में जो था, जिसने डिटरमिन किया इस चीज को, ओवरवेलमिंग उसका किरदार था, वो 9 मई के वाकयात थे। उसने पीटीआई को बैकफुट पे डाल दिया, उसने पीटीआई की सियासत को दरम बरम कर दिया, और वो पार्टी जो है वो शिकस्त और रेख का शिकार हुई। उसकी वजह से आप देखेंगे जिन्होंने नॉमिनेट, जैसे अली जैदी हुए, इमरान इस्माइल हुए, जो कि पीटीआई का चेहरा हुआ करते थे, बिल्कुल, तो वो तक मैदान छोड़कर भाग गए। अब ये और बात है कि उन दोनों अफराद की, वो जो महमूद मौलवी, उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अगर वो उससे आए ना पहलवान बन के कि जी हम जीत जाएंगे, तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल। लेकिन उस 9 मई के वाकयात ने बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली दुखी किया, और वो नहीं समझते थे। देखिए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिल्कुल होना चाहिए, जमहूरी हक है, लेकिन रियासती इदारों के ऊपर जो है, जिससे उनको सियासत में घसीटना नहीं चाहिए, उनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ हुआ, फिर लगता है कि वो काम हुआ कि जो कभी तारीख में नहीं हुआ था, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये चीज मैं समझता हूँ कि ओवर प्ले करके पीटीआई अपनी मकबूलियत का कार्ड, और जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर 8 मई वाली सिचुएशन होती तो आज हो सकता है कराची मेयर के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। बात ये होती कि उसमें फिर ना जरदारी डॉक्ट्राइन फिर काम आती, ना फिर मतलब है जो और इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन जो सिंगल मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर है वो 9 मई के वाकयात हैं, जिसकी वजह से पीटीआई इस हाल में हो गई कि उसके कहते हैं जीतने के बावजूद भी जो सीट्स उन्होंने जीती हैं वो अपनी मर्जी से उनके वोट न डलवा पाए। जनाब आमिर ज़िया साहब, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब टेक ओवर करते हैं बीबी की शहादत के बाद, ऐसा लगता है हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म कि उन्होंने नई जहतें मुतर्रिफ कराई इस जमात में। आपके ख्याल में कराची का मेयर उन्होंने हासिल कर लिया? हमने बीबी की ज़िंदगी में या जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी में जब मकबूल तरीन जमात समझी जाती थी पीपल्स पार्टी, कराची का मेयर का इलेक्शन नहीं जीता, ये इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। अगला उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा जनरल इलेक्शन, और कराची में जो एमक्यूएम की तोड़फोड़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोड़फोड़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि जरदारी साहब इस सिलसिले को रिटेन कर पाएंगे जनरल इलेक्शन तक, या जनरल इलेक्शन में आपको फिर एक नया नक्शा कराची का नजर आता है? जनरल इलेक्शन में हो सकता है कि एमक्यूएम जो है इनरोड बना पाए थोड़ी बहुत। वो उस तरह का नहीं होगा कि उनको 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे, यकीनन ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो बिल्कुल 2018 के इंतखाबात में जो कुछ हुआ तो उनके साथ वैसा नहीं होगा, उससे गालिबन जो है उनकी बेहतर पोजीशन हो। ये मैं क्या सारा ही करूं, भी तो बहुत टू अर्ली है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं देखता हूँ कि मजमूई तौर पे सिंध की सियासत में, देही सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत की है। जितने बड़े जागीरदार हैं जो मतलब वोट वहां पे डिटरमिन करते हैं, खींच सकते हैं, तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं ज्यादातर, ठीक है ना। अच्छा, उनके मुकाबले में कोई और सियासी फोर्स नहीं है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बयानिया नहीं है। सिंधी कौम परस्त है, तो वो जाहिर है कि वो रेडिकल तालिब इल्मों को तो बहुत अच्छे लगते हैं नौजवानों को, लेकिन वोट की सियासत में वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो देही सिंध सिक्योर है। शहरी सिंध के अंदर ये लोग इनरोड बना पाएंगे, उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एमक्यूएम जाहिर है कि उस मकाम पे नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। वहां पर एक मतलब वहां पर एक तरह की तकसीम अभी भी है, इत्तेहाद होने के बावजूद भी छोटी सी तकसीम है, ठीक है ना। वो लंदन का फैक्टर है वहां पर, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, छोटा ही सही लेकिन है। और ये कहते हैं आना आना पाई पाई जो होती इलेक्शन के नताइज पे एक असर डालती है। बिल्कुल उसी तरह क्या है, मैं एक और बात है कि देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ एंटी पीडीएम या एंटी पीपल्स पार्टी वोट इन सिंध।
अब वो किधर जाता है? क्या वो घर पे बैठ जाएगा मायूस होके, कोई और पार्टी विन करेगी उसको? तो ये भी देखना है। वो अभी कोई बयानिया इतना मजबूत सामने आया नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक तो है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ शॉर्टली एंड प्रिसाइजली आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में पीटीआई जैसे पिछली बार 14 सीटों के साथ सामने आई थी, पीटीआई का फ्यूचर आमिर ज़िया कराची में क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ उसकी यहाँ पर अपर मिडिल क्लास में उसके पीटीआई के चाहने वाले हैं, लेकिन वो अब उस तरह की 18 या 2013 की परफॉर्मेंस गालिबन नए इलेक्शन में ना दिखा सके। अभी वो पार्टी जो है इट इज ऑन द रोप्स, अभी वो बहुत पार्टी मुश्किल में है। अभी वो मतलब है कि अपने जो मरकज है पंजाब की उनको सियासत को बचाना है। और कराची में तो एक फजा चली थी ना कि एक नई पार्टी आ रही है, एक ऑल्टरनेट आ रहा है, तो ऑल्टरनेट इस वक्त डिरेल हो चुका है। तो वो वाला एक ख्वाब था, वो वोट कहाँ जाते हैं, वो एक सवाल का निशान है। मुझे ज्यादा इस्तेमाल है कि वो बैठ जाएगा घर पे, वो मतलब है कहीं और इधर उधर नहीं जाएगा, घर पे मायूस होकर बैठा होगा, फिल्म देख रहा होगा। और मुर्तजा वहाब से आमिर ज़िया की 30 सेकंड्स में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? भाई खुदा ने उनको एक बेहतरीन मौका फराहम किया एट अ वेरी यंग एज। उनके लिए चैलेंज है, एक सियासी खानदान से ताल्लुक है, फौजिया वहाब साहिबा हम सब उनको जानते थे, तो वो अपने खानदान का नाम रोशन करें और अगर मुमकिन हो तो कराची की बिल्कुल खलूस के साथ और ईमानदारी के साथ खिदमत करें। और मतलब विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ही द यंग लीडर, और उनको मतलब है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए कि ठीक है जिस तरह से भी आप इलेक्ट हुए, लेकिन फिर अगर काम आपने करके दिखा दिया और कराची को कुछ इख्तियारात दिलवा दिए, आपने कुछ इख्तियारात दिलवा दिए, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। थैंक यू आमिर ज़िया साहब, आपने कराची की सिचुएशन पर, कराची की लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली। नाज़रीन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासी तूफान के बाद जो है समंदरी तूफान बिपरजॉय की बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पीडीएमए सिंध के डीजी सैयद सलमान शाह साहब। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी तूफान कराची में जो है आर्ट्स काउंसिल से टकरा चुका है। अब उसके जो भी असरात होंगे वो अगले चंद रोज़ तक हमें नज़र आएंगे। सियासी तूफान के बाद हम बात करेंगे समंदरी तूफान की। समंदरी तूफान बिपरजॉय जो है आज शाम तक या आज रात तक केटी बंदर के कुछ इलाकों से टकराएगा, मुमकिन तौर पर यही बताया जा रहा है। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू अमल के नए अदादोशुमार जारी कर दिए। नए अदादोशुमार के मुताबिक 97% जो आबादी है उसे महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला बदीन, ठट्ठा और सजावल में 44 रिलीफ कैंपों में तकरीबन 76,925 अफराद मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया, एनडीएमए और तमाम सिविल इंतजामिया जिसे कहते हैं ऑन टोज है और ग्राउंड पर मौजूद है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी टीम के साथ इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड जो कहते हैं मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह साहब, जो कि इस वक्त भी जो है सजावल में मौजूद है। मेरी मालूमात के मुताबिक अगर ट्रैवलिंग में उन्होंने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है तो मैं नहीं कह सकता। शाह साहब, जो सूरत हाल है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं इस वक्त, रिलीफ एंड जो इब्तदाई आपका फेज है उसको कैसे देखते हैं और कितना काम आप कर चुके हैं? देखिए जी, आपने जो आदाद बताए वो ऑलमोस्ट सही है। और तकरीबन हमारा टारगेट जो था कि कितनी पॉपुलेशन इवैक्यूएट होनी है मोस्ट वल्नरेबल एरिया से, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक कर दी थी। पाक फौज ने, रेंजर्स ने, बहरिया ने हमारा काफी ताउन किया और उसकी मदद से हमने तकरीबन टोटल अगर हम सिंध की बात करें तो तकरीबन 84,000 लोग जो है हमने इवैक्यूएट किए हैं लो लाइंग एरिया से। 44,000 में से तकरीबन 40,000 लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। जो टोटल अगर हम रिलीफ कैंप देखें तो कराची समेत मिला के तकरीबन वो 50+ रिलीफ कैंप्स हैं जो कि एक्टिव हैं। नोटिफाइड तो हमने ज्यादा किए थे, लेकिन एक्टिव। ख्याल है कि ये तूफान उसी पैटर्न पर, उसी रूट पर है जो कि 1999 में आया था। और 99 की अगर हम तूफान की बात करते हैं तो हमारे सामने जो डेथ टोल था वो 189 था। उस वक्त 150 लोग लापता हुए, उसके अलावा 1,38,000 घर तबाह हुए और तकरीबन 2,56,000 एकड़ ज़रई अराजी डिस्टर्ब हुई। इस वक्त अगर ये केटी बंदर, सजावल, ठट्ठा, ये जिन इलाकों को हिट करने की बात हो रही है, इम्पैक्ट की बात हो रही है, तो इस नुकसान का सामना करने के लिए हमारे पास क्या इंतजामात मौजूद है? अगर 99 की तरह अल्लाह ना करे कि इतना अगर कोई नुकसान हुआ तो। देखिए जी, 99 के साथ इसका कंपैरिजन हम कर रहे थे कल परसों तक, क्योंकि वो जिस तरीके से हमारे डायरेक्ट हमारे बदीन एरिया की तरफ आ रहा था, देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसका स्लाइटली ये टुवर्ड इंडियन कोस्ट की तरफ इसका रुख है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो 99 में तो कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई थी उस वक्त, ना इतना कम्युनिकेशन के मीन्स है, ना ही इंतजामिया से मुतहर्रिक की। अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने जितने भी लोग खतरे थे उनमें से
तारों को तकरीबन निकाल लिया है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अगर उस नौयत का भी अगर आता खुदा न खास्ता, तब भी जो है नुकसानात का बहुत कम उससे होते। सिवाय वो लोग जो कुछ अभी भी छुपे बैठे हुए हैं, जो नहीं निकल रहे या जो नहीं निकले, हमें डॉज करके वापस चले जाते हैं, उस टाइप के लोग तो सफर कर सकते थे। लेकिन बाकी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 97% पॉपुलेशन को निकाल लिया है। तो नंबर 1, एक तो 99 जैसा पैटर्न अभी नहीं रहा, कल तक था, अभी थोड़ी सी कमी आई है और दूसरी तरफ जा रहा है, और दूसरा लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला हालात कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन बारिशों से और तेज हवाओं से हमने जो है लोगों को अभी भी उनको जो है ना कोशिश करनी है कि अच्छा, आपने बारिशों और तेज हवाओं का जिक्र किया, मुमकिन तौर पर बारिशें होंगी, उससे भी नुकसानात हो सकते हैं, तूफान गो के आप कह रहे हैं कि वो अब अपना रुख बदल रहा है, इसके बाद प्री मानसून सीजन भी होगा, तो एक आपको लग रहा है कि ये एक लंबी एफर्ट है इस सारी रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन की, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने रूटीन मानसून की जो प्रिपरेशंस करते हैं, स्पेशली 2022 के फ्लड के बाद, तो हमने अपनी कैपेसिटी को काफी इनहेंस किया था और ठीक ठाक हमने तैयारी कर ली थी। ये तो बीच में एक इंसिडेंट आ गया है जिसको हम अभी फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस फेस से निकल के वापस हम अपने रूटीन मानसून की तैयारियों की तरफ जो है ना हमारा फोकस हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो और लोगों को अच्छी तरीके से मानसून का सीजन गुजार सकें। ठीक हो गया। थैंक यू सैयद सलमान शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस वक्त भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। सलमान शाह साहब ने एक बहुत अहम बात की कि वो लोग जो टीमों को देखकर छुप जाते हैं या एवैक्यूट होने में हेल्प नहीं करते, ऐसे लोग ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ खुद नुकसान उठाते हैं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो ज़िले इंतज़ामिया होती है या जो सूबाई हुकूमत या जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा करती हैं। तो आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। अगर उन्हें इलाके छोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो उन्हें इंतज़ामिया से ताउन करना चाहिए। अगले हफ्ते तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।